होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म AR अध्ययन में। तो आज हम शुरू करेंगे एच प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, लेवल 1 का 2024 का जो पेपर जुलाई में हुआ था 2025 में, वो उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन हम CDP के पहले देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या कैसा रहा था, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इन क्वेश्चन पेपर्स को ऑफिशियल जो हरियाणा टेट यानी कि जो BSEH यानी कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा है, इसकी आप वेबसाइट पे जाकर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम के चैनल पर जुड़े रहिएगा, वहाँ पर हम PDF प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर CDP का पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर बाल्यावस्था की दल क्रियाओं का उनके अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित नहीं करता, यानी कि नेगेटिव प्रभाव की हम बात करेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट इंश्योर अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ लेट चाइल्डहुड गैंग एक्टिविटीज ऑन दियर लर्निंग। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब कि जो गैंग एक्टिविटी होती है कब लेट चाइल्डहुड है, यानी कि जो उत्तर बाल्यावस्था है उसमें जो दल क्रियाओं का अधिगम है उस पर निगेटिव हमें प्रभाव बताना है, ना कि जो हमारा क्या है पॉजिटिव। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि अनुरूप व्यवहार सीखते हैं, सामाजिक मानदंडों का पालन करना सीखते हैं, सामाजिक अंतर्दृष्टि विकसित करते हैं, और चौथा है कि पूर्वाग्रही मनोवृत्ति धारण करते हैं। देखिए अनुरूप व्यवहार करना ये पॉजिटिव में आ जाएगा, सामाजिक मानदंडों का पालन करना सीखते हैं, इससे भी हम क्या करेंगे पॉजिटिव ये आएगा। सामाजिक अंतर्दृष्टि विकसित करते हैं, ये भी हमारा पॉजिटिव में आएगा, यानी कि ये भी हमारा सकारात्मक प्रभाव में आएगा। लेकिन पूर्वाग्रही मनोवृत्ति धारण करते हैं, ये हमारा निगेटिव इम्पैक्ट डालता है, निगेटिव में आता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, होल्ड प्रीजस्टिशियल एटीट्यूड। ठीक है, देखिए यहाँ पर डेवलप सोशल इंसाइट, ये भी पॉजिटिव इम्पैक्ट में आएगा। लर्न्स टू फॉलो सोशल नॉर्म्स, ये भी क्या में आएगा हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट में आएगा। और लर्न्स कन्फर्म बिहेवियर, ये भी हमारा क्या में आएगा पॉजिटिव इम्पैक्ट में आएगा, बट ये निगेटिव इम्पैक्ट में आएगा। और यहाँ पर नहीं क्या हो नॉट इंश्योर पूछा है पॉजिटिव वाला, यानी कि नहीं पूछा गया। ठीक है, नहीं का यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही महत्व रखेगी, इसलिए आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना कि यहाँ पर क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स डज नॉट अफेक्ट लर्निंग पॉजिटिवली। यहाँ पर प्रगति की अनभिज्ञता, मतलब अनअवेयरनेस ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, यानी कि जो क्या कह सकते हैं, किसको कह सकते हैं कि जो प्रगति है यानी कि उन्नति है उसकी हम अनभिज्ञता, जिसको हम जिससे हम अवेयर ना हो। ठीक है, दूसरा है कि लक्ष्य निर्धारण व्यवहार, गोल डिटर्मिनेशन बिहेवियर्स। और तीसरा ऑप्शन है कि सामाजिक अनुमोदन, सोशल अप्रूवल। फोर्थ ऑप्शन है प्रशंसनीय व्यवहार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा कि कौन सा अभिप्रेरक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक आपको बताना है। देखिए लक्ष्य निर्धारण करना, निर्धारण व्यवहार, सामाजिक अनुमोदन और प्रशंसनीय व्यवहार, ये जो आपके आएंगे सकारात्मक प्रभाव में। लेकिन प्रगति की अनभिज्ञता जो अवेयरनेस प्रोग्रेस है, ये कहाँ में आएगी निगेटिव वाले में। ठीक है, निगेटिव इम्पैक्ट डालेगी या इफेक्ट डालेगी, तो ये निगेटिव वाले में आएगी। इसका फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर कहने का मतलब कि अगर हम देखिए यहाँ पर आगे कि हम कोई इसके आंसर को हम अगर पॉइंट्स को खोलें तो यानी इसका सीधा सा मतलब प्रगति, यानी कि हम अपनी जो प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में अगर हम जानेंगे नहीं, ठीक जानेंगे नहीं, तो प्रेरणा हमारी क्या होगी, मोटिव्स हमारा क्या होगा कम होगा। ठीक है, तो कम होगा तो इससे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, कैसा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, इसमें लक्ष्य निर्धारण व्यवहार, इसमें अगर हमारी कोई लक्ष्य है उसको हम निर्धारित कर लें, ठीक है, जिससे क्या मिलेगी हमें प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, प्रेरणा मिलेगी तो क्या वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। सामाजिक अनुमोदन में क्या रहेगा कि जैसे तो सोशल अप्रूवल, किसी चीज़ का हमें कोई सोशल अप्रूवल चाहिए तो ये क्या होता है एक पॉजिटिव उसमें आ जाता है। ठीक है, मोटिव्स में। और प्रशंसनीय व्यवहार, अगर मान लिया हमने कोई अच्छा कार्य किया है जिसमें प्रशंसा हो रही है तो उससे भी क्या है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या मिलेगा, मोटिव मिलेगा। तो ठीक है, ये दो तीनों आपके
सही है, तो इसलिए गलत हो जाएंगे और गलत वाला आपका सही हो जाएगा, यानी कि निगेटिव वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है, CWSN का अर्थ क्या है। ठीक है, इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। CWSN, चिल्ड्रन विद सोशल नीड्स, चिल्ड्रन विद सिमिलर नीड्स, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, या फिर चिल्ड्रन विद सेपरेट नीड्स। ठीक है, तो इसकी फ्रेंड्स जो फुल फॉर्म होती है वो होती है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, थर्ड का थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने को प्रभावित करने वाला अधिगमकर्ता से संबंधित एक व्यक्तिगत कारक नहीं है। इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सा सीखने को प्रभावित करने वाला अधिगमकर्ता से संबंधित एक व्यक्तिगत कारक नहीं है। महत्वाकांक्षा, विषय वस्तु, अभिक्षमता, या फिर तत्परता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, ए पर्सनल फैक्टर रिलेटेड टू द लर्नर अफेक्टिंग लर्निंग। तो देखिए इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनल फैक्टर रिलेटेड टू द लर्नर, कि ऐसा कौन सा जो फैक्टर है जो कि कैसे लर्नर से रिलेटेड, पर्सनल रिलेटेड ना हो, और जो कि अधिगम को क्या करे, अफेक्ट ना करे। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि जो यहाँ पर कंटेंट यानी कि आपकी जो विषय वस्तु होती है वो क्या है कि व्यक्तिगत कारक नहीं है। ठीक है, महत्वाकांक्षा, अभिक्षमता और तत्परता जो है आपकी ये लर्नर यानी कि जो अधिगम करता है उससे व्यक्तिगत कह सकते हैं संबंधित होती हैं। ये तीनों जो है सीधे तौर पर जो है अधिगमकर्ता से किसी, ठीक है, ये आंतरिक रूप से किसी न किसी तरह से संबंधित होती हैं, आंतरिक विशेषताओं से कह सकते हैं संबंधित व्यक्तिगत कारक होते हैं। लेकिन विषय वस्तु जो होती है यानी कि जो कंटेंट होता है, ठीक है, कह सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट मैटर कह सकते हैं इसको, ये जो एक सीखने को प्रभावित करने वाला कारक होता है। ठीक है, ना कि व्यक्तिगत कारक है। तो सीखने वाला कारक इसको कह सकते हैं, लेकिन ना कि व्यक्तिगत कारक। तो ये यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्न में से कौन सा चिंतन उपकरण अधिगम को बढ़ावा देता है। प्रतिमाएं, भाषा, संप्रति, या प्रतिज्ञप्ति। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स ऑफ थिंकिंग इनहेंस लर्निंग। इमेजेस, लैंग्वेज, कंसेप्ट एंड प्रोपोजिशंस। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि कौन सा चिंतन उपकरण अधिगम को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर ये प्रतिमाएं यानी कि इमेजेस हैं, लैंग्वेज हो गई, कंसेप्ट हो गई, और प्रोपोजिशंस हो गए। क्या ये सब क्या है, ये सब टूल्स है जो हैं जो चिंतन को बढ़ावा, चिंतन उपकरण अधिगम को बढ़ावा यानी कि क्या है, थिंकिंग एनहेंस लर्निंग को बढ़ावा देंगे। तो यहाँ पर ABCD सभी हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, विचारों के बीच संबंध स्थापित, ठीक है, करने के लिए और समझ को व्यक्त करने में मदद करने के लिए ये सब उपकरण क्या है, ठीक है, कहीं से कहीं करेक्टेड रहेंगे। तो इसलिए ABCD ये चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प सृजनशील बालक का सही व्याख्या नहीं करता है। मौलिक विचार, साहसिक मनोवृत्ति, विचार प्रभावशीलता, अभिसारी चिंतन। यहाँ पर इन्होंने पूछा कि कौन सा विकल्प सृजनशील बालक की सही व्याख्या नहीं करता है। तो जो सृजनशील हो बालक होगा, ओरिजिनल आइडिया उसके अंदर होंगे, बोल्ड एटीट्यूड होगा, ठीक है, और उसमें क्या होगा, फ्लुएंसी ऑफ थॉट्स होगा। लेकिन यहाँ पर जो सृजनशील बालक होगा उसके अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होगी। ठीक है, उसके अंदर होगी डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट नहीं होगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या अंतर होता है। अब जो कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि अब सारी जो चिंतन होगा उसमें कोई समस्या उसका समाधान सिर्फ एक होगा। ठीक है, और जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, चिंतन है, कह सकते हैं, इसमें आप मल्टीपल आइडियाज, मल्टीपल विचार्स पर जो क्षमता होती है या फिर काम करने की क्षमता कह सकते हैं होती है, या इसके कह सकते हैं इसके मल्टीपल आपको आंसर होंगे, या मल्टीपल आइडियाज़ पर चिंतन कर सकता है बालक। ठीक है, तो कह सकते हैं अलग अलग विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता
ठीक है, ये होती है काहे में, डाइवर्जेंट थिंकिंग में। अभिसारी चिंतन में क्या होता है कि एक समस्या का सिर्फ एक ही समाधान होगा या एक ही उत्तर होगा, इस पर केंद्रित होता है। तो यहाँ पर वही व्याख्या नहीं वाला पूछा गया, तो यहाँ पर अभिसारी चिंतन हो जाएगा। अगर यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग होता तो चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट हो जाते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में विद्यार्थियों को दंड देना किस प्रकार का अभिप्रेत है। यानी कि शिक्षण अधिगम जो परिस्थितियां, उनमें विद्यार्थियों को दंड देना किस प्रकार का अभिप्रेत है। जैविक है, आंतरिक है, बाह्य या फिर शारीरिक है। पनिशिंग स्टूडेंट्स इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन इन व्हाट काइंड ऑफ मोटिव। तो किस तरह का मोटिव है पनिशमेंट देना। तो फ्रेंड्स, ये जो है, अगर हम किसी बच्चे को, विद्यार्थी को अ, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में दंड दे रहे हैं उसको, तो ये एक्सटर्नल, ठीक है, कैसा होगा, अभिप्रेरक, एक्सटर्नल अभिप्रेरक होगा, ना कि फिजिकल या फिर ना ही इंटरनल ना ही बायोलॉजिकल। ये एक्सटर्नल होगा क्योंकि हम बाहरी रूप से उसको पनिश कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड ऐप पर बिल्कुल ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गति बाधित विद्यार्थियों की दृष्टि सॉरी विद्यार्थियों की विशिष्ट आवश्यकता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल नीड ऑफ लोकोमोटर इम्पेयर्ड स्टूडेंट। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी गति बाधित विद्यार्थियों की विशिष्ट आवश्यकता नहीं है। गति बाधित कह सकते हैं जो लोकोमोटर इम्पेयर्ड होते हैं स्टूडेंट, उनके लिए। तो देखिए, लोकोमोटर इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स यानी कि वो स्टूडेंट्स जो चलने में, कह सकते हो जिनकी मांसपेशियां या फिर जिनके हाथ पैरों में जो दिक्कत होती है ना, उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर लिया गया। लोकोमोटर में वही आएगा। ठीक है, यानी गतिबाधित से सीधी सिंपल सी भाषा में कह सकते हो कि जो चलने फिरने में असमर्थ हो व्यक्ति, विद्यार्थी, उनकी विशिष्ट आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं है? व्यावसायिक प्रशिक्षण, ढांचागत व्यवस्थाएं, आश्रित व्यवहार या फिर गतिविधियों में अनुकूलन। तो देखिए, यहाँ पर जो आवश्यकता नहीं है की बात कीजिए तो डिपेंडेंट बिहेवियर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन, यहाँ पर व्यावसायिक प्रशिक्षण भी जो बात गतिबाधित विद्यार्थी होते हैं उनके लिए होना चाहिए। ठीक, ढांचागत व्यवस्थाएं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेटिंग्स होती हैं वो भी होनी चाहिए। अडेप्टेशन इन एक्टिविटी, अडेप्शन भी होना चाहिए। बट जो डिपेंडेंट बिहेवियर ये नहीं होता है। ठीक, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगी निम्नलिखित लक्षण किस प्रकार की अधिगम कठिनाई को इंगित करते हैं। ठीक है, अंकों एवं प्रतीकों को लिखने की अक्षमता, आधारभूत अंकगणितीय गणना में कठिनाई। ठीक है, पहला कि अंकों एवं प्रतीकों को लिखने की क्षमता, दूसरा कि आधारभूत अंकगणितीय गणना में कठिनाई। ठीक है, तो ये डिसकैलकुलिया और डिसमैथेमेटिसिया, डिसस्प्रेक्सिया और डिसअर्थमेटिसिया। यहाँ पर इसमें से पूछा कि इसमें से कौन सा है कि अंक, तो जिसे हम अंक और प्रतीक लिखने की अक्षमता हो, आधारभूत अंकगणितीय गणना में कठिनाई हो। तो देखिए, गणना में कठिनाई और जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड होती है वो डिसकैलकुलिया होती है। ठीक है, यहाँ पर ही आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताया कि जो इसमें एक शब्द यूज़ किया गया है, डिसमैथमेटिसिया, ये कोई शब्द नहीं है। ठीक है, और ना ही कोई डिजीज। ठीक है, कोई डिजीज नहीं है। इसमें डिस्प्रेक्सिया ए डिजीज होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें सामान्य जो शरीर होता है उसमें समन्वय स्थापित करना, और जो हमारा मोटर कौशल है, ठीक है, मोटर, इसको प्रभावित कर देता है डिस्प्रेक्सिया में। और ये जो है तीसरा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, जिसमें क्या है डिस अर्थीमेटेसिया, ये थोड़ा मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड है। बट यहाँ पर डिसकैलकुलिया दिया गया है तो इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन नहीं सही होगा। तो 100% आपका फर्स्ट वाला ही सही हो माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कोहल वर्ग के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्थाएं पारंपरिक नैतिकता के अंतर्गत नहीं आती हैं। अब यहाँ पर बताना है कि पूर्व पारंपरिक नैतिकता के अंतर्गत नहीं आएगी। सजा से बचने हेतु आज्ञा पालन की अवस्था, पुरस्कार प्राप्त करने की अनुरूपता की अवस्था, व्यक्तिक अधिकार की अवस्था और अच्छे अंतर व्यक्तिक संबंध की अवस्था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कोहल वर्ग थे, इन्होंने
तीन अवस्थाएं दी थी नैतिकता से रिलेटेड, इसमें नैतिकता से रिलेटेड कोलबर्ग, ठीक है। एक थी पूर्व पारंपरिक नैतिकता जिसमें प्री कॉन्वेंशनल मोरलिटी, और ठीक है दूसरी थी सिर्फ कॉन्वेंशनल लेवल, और तीसरा जो था लास्ट वाला पोस्ट कॉन्वेंशनल लेवल, ठीक है। एक था, पहला था प्री कॉन्वेंशनल लेवल, दूसरा था कॉन्वेंशनल लेवल, और तीसरा था पोस्ट कॉन्वेंशनल लेवल, ठीक है। इसमें तीन इन्होंने लेवल दिए थे, तीन लेवल थे, तीन के इन सभी के दो दो स्टेजेस थी, दो दो, ठीक है। तो जो पहली थी प्री कॉन्वेंशन लेवल, इसमें था पहला पहला स्टेज था कि सजा से बचने हेतु आज्ञा पालन की अवस्था, दूसरा था पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अनुरूपता की अवस्था इसमें। और इन्होंने बात कहा है कि प्री कॉन्वेंशनल की, यानी कि पूर्व पारंपरिक नैतिकता की बात की है, यानी कि पहले वाले की है। तो इसमें पहले वाले में क्या का वर्णन है, सजा से बचने हेतु आज्ञा पालन की अवस्था और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अनुरूपता। तो यहाँ पर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अनुरूपता की अवस्था, और दूसरा था सजा से बचने हेतु आज्ञा पालन की अवस्था। तो ए और बी, ठीक है, पहले के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी कि पूर्व पारंपरिक नैतिकता के अंतर्गत पहला और दूसरा आ जाएगा। तो बचा हमारे पास क्या है, सी और डी, यानी कि इसमें नहीं पूछा गया तो सी और डी हमारे नहीं होंगे, सी और डी हमारे तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा कि नहीं वाला पूछा गया, तो ये वाली नहीं होंगी। अब ये हम बात कर लेते कौन से में आएंगी। तो यहाँ पर व्यक्तिगत अधिकार की अवस्था और अच्छे अंतर व्यक्तिक संबंध की अ- अवस्था, ये जो है आपकी कॉन्वेंशन लेवल की, यानी कि फर्स्ट स्टेज, यानी कि थर्ड स्टेज को कहेंगे हम, यानी कि जो दूसरा लेवल होता है पारंपरिक स्तर, उसका पहला पॉइंट है। और व्यक्तिगत अधिकार की अगर हम अवस्था की बात करें, तो ये लास्ट जो पोस्ट कॉन्वेंशनल लेवल है, उसका फर्स्ट स्टेज, यानी कि कह सकते हैं ये फिफ्थ स्टेज का है, ये थर्ड स्टेज का है। तो ये पॉइंट जो है सी वाला पॉइंट आपका पोस्ट कॉन्वेंशनल से आया है, और डी और सॉरी 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 हाँ पोस्ट कॉन्वेंशनल है, और डी वाला आपका आया है कॉन्वेंशनल से, ठीक है। तो आपके यहाँ पर प्री जो आपके है प्री कॉन्वेंशनल, उससे पहला और दूसरा है, और तीसरा चौथा यहाँ पर आपका पोस्ट और कॉन्वेंशनल लेवल से है। तो सी और डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों आपके प्री कॉन्वेंशनल में नहीं आएंगे, ठीक है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट जो बचे हुए 20 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट अगली वीडियो में हम करवा देंगे। और आपको ये लेवल वगैरह जो भी पढ़ना है अगर डिटेल में, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको डिटेल में वन बाय वन करके मैं एक एक करके यहाँ पर समझा दूंगा, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर आप बताएंगे तो हम पी वाई क्यूज़ तो चलता रहेगा, साथ में अगर आप लोग बोलेंगे तो हम सी डी पी को अच्छे लेवल पे आपको हम करवा सकते हैं। हमारे पास अच्छे हैंड रिटन नोट्स हैं जिनमें आप 30 में से 28 नंबर तक ला सकते हो। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम कोशिश करेंगे पूरी, ठीक है, आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की। और थोड़ा सा कोशिश आप लोग करिएगा कि समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमें हमने कोई गलती की है उसके बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा, उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे।